वाराणसी के गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल सभागार में आज नारी शक्ति वंदन सशक्त नारी सशक्त भारत टाउन हॉल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण कानून पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें महिलाओं की लोकतंत्र में बढ़ती भूमिका को रेखांकित किया गया। अपने संबोधन में स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प तेजी से साकार हो रहा है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, उज्ज्वला योजना और मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अहम बताया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी के अधिकारों का दस्तावेज है, जिससे संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और नीति निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी है। उन्होंने काशी की परंपरा को नारी शक्ति के सम्मान से जुड़ा बताया। कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित भारत नाट्यम कलाकार नालिनी कामलिनी समेत प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर हजारों महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया और महिला सशक्तिकरण के प्रति अपना समर्थन जताया। लेकिन पास ना पावा कारण क्या रहे? इच्छा शक्ति ना रहे कांग्रेस के, इच्छा शक्ति ना रहे समाजवादी पार्टी के, इच्छा शक्ति ना रहे विपक्षी दल के। माननीय मोदी जी पीड़ा समझे अपनी माताओं बहनों के, बेटियों के, महिलाओं के, देश की आधी आबादी के, कैसे उसका हक दिलाया जाए और इसकी पृष्ठभूमि कहां से बनी? दीदी आपको याद होगा संसद में थी और लोग कहते क्या है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर कहती कि वो आगे नहीं बढ़ती, लेकिन मोदी जी ने इसे धरातल पर उतारा। आज काशी की पुण्य धरा से हम सभी बहनें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अभिनंदन देते हैं कि मातृशक्ति को राजनीतिक सम्मान और राजनीतिक संबल देने के लिए उनका और उनकी सरकार का वर्तमान स्पेशल सेशन में जो प्रयास चल रहा है, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से वो प्रयास सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करते हैं। वर्षों से महिला आरक्षण का विषय राजनीतिक फुटबॉल बन गया है। अब इस विषय को त्वरित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के प्रयास का हम न सिर्फ समर्थन करते हैं, बल्कि वो महिलाएं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, वो महिलाएं जो ग्रामीण अंचल में, शहरी अंचल में अपने कामकाज से राष्ट्र को सशक्त करती हैं, ऐसी महिलाएं आज आतुरता से उस समय का इंतजार कर रही हैं जब देश की संसद एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी के 33% आरक्षण को त्वरित रूप से लागू करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। देश की सभी बहनों के ध्यान में आया है कि कुछ विपक्षी दल नहीं चाहते कि सदन में सरकार का ये प्रयास सफल हो। ऐसे विपक्षी दलों को भारत की साधारण महिलाएं विनम्रता पूर्वक चेतावनी देती हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण को ना गंवाएं, भारत की महिलाओं के साथ राजनीतिक न्याय करें। अगर कोई भी राजनीतिक दल अथवा कोई भी राजनेता स्वयं नारी के इस राजनीतिक सम्मान की यात्रा में खलल डालेगा तो देश की महिलाएं फिर उनके साथ न्याय खुद करेंगी। पुनः प्रधानमंत्री मोदी ने
जो संकल्प लिया कि वर्षों बीत गए इंतजार में, अब वो इंतजार भारत की महिला के लिए आरक्षण हेतु खत्म हो, इस प्रयास में वो सफल हो, ऐसा बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम अनुग्रह, आग्रह और प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं। सारे हमारे मीडिया के मित्रों से मेरा आग्रह है, अगर उन्हें कोई इस संदर्भ में प्रश्न पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। इतना ही निवेदन कि आप किस मीडिया हाउस से हैं उसका परिचय अपने नाम के साथ हमें दे दें। मैं देखिए रवि पांडे हूँ मैम। जिस तरीके से सवाल खड़ा किया और इस तरफ जहाँ महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हो रही थी, उस समय उन्होंने जाति जनगणना की बात करना शुरू कर दिया। कल गृह मंत्री जी ने बड़े ही प्रखर स्वरूप में एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। अखिलेश जी ने विशेष मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात उठाई। अखिलेश जी के साथ साथ विपक्ष का हर नेता जिसकी एक संसदीय यात्रा रही है वो जानता है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं करता, संविधान उसकी अनुमति नहीं देता। प्रश्न ये उठता है कि ये जानते हुए कि संवैधानिक मर्यादाएं धर्म के नाम पर आरक्षण स्वीकार नहीं करती, फिर भी क्यों अखिलेश जी मुस्लिम समाज को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वाकई में अखिलेश जी का समर्पण और उनका दृष्टिकोण मुस्लिम बहनों के उत्थान के प्रति सजग होता, ट्रांसपेरेंट होता, तो ट्रिपल तलाक के मामले में वो मुस्लिम बहनों के विरोध में खड़े नजर नहीं आते। इसलिए अपनी निजी राजनीति के लिए, हेडलाइन चेजिंग के लिए कल उन्होंने जो रुख अपनाया, साफ है कि वो एक वोट बैंक को जानबूझकर बरगला रहे हैं, जानते हुए कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान स्वीकारेगा नहीं। नवीन पांडे सवाल इस बात का है कि इसमें बिल को ले आया गया है और जो ऑपोजिशन है वो यही बात कह रहा है कि हमें इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समय, जो टाइमिंग है, इसके अलावा जो नियत है उस पर हमारा संशय है। तो आप उनको क्या जवाब? अगर नियत है कि संविधान की मर्यादा में रह के प्रोसेस पूरा हो, तो क्या ऑपोजिशन को संविधान पर विश्वास नहीं है? अगर नियत है कि पूरी की पूरी लेजिस्लेटिव प्रक्रिया सदन में सुचारू रूप से न सिर्फ संचालित हो बल्कि राष्ट्र के सामने पारदर्शिता से ये पूरा का पूरा सेशन हो, तो क्या ऑपोजिशन को राष्ट्र पर और सदन पर विश्वास नहीं है? अगर सरकार ये कहती है कि हम डिलिमिटेशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉ करते हैं, जो विपक्षी नेताओं का ही कहीं ना कहीं एक उनकी मांग थी 2010 में, आपको याद होगा कि वर्तमान परिस्थिति को और विस्तार से आप बढ़ाएं और फिर उसमें आरक्षण लागू करें, तो क्या वो अपने उस बयान से पलट रहे हैं? 2023 में उन्होंने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में इसको त्वरित रूप से इंप्लीमेंट करो, तो क्या वो अपने उस कथन से पलट रहे हैं? तो ऑपोजिशन, विपक्षी दल क्या रुख आजमा रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है। मैं बोला हूं पीटीआई से, विपक्ष ये कह रहा है कि परिसीमन जो हो रहा है उसका विरोध उनका है, ना कि महिला बिल का। डिलिमिटेशन एक्ट के संदर्भ में कल गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक्ट में कोई वो संशोधन नहीं कर रहे हैं। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट देश की संसद में प्रस्तुत होगी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति जी इसको अपनी मंजूरी देंगी, तभी वो इम्प्लीमेंट होगा। तो क्या ऑपोजिशन का ये मानना है कि डिलिमिटेशन का जो कानून कांग्रेस के राज में बना, उस कानून में कोई गलती है? क्या ऑपोजिशन का ये मानना है कि डिलिमिटेशन की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाएगी तो ऑपोजिशन को सदन की कार्रवाई और सदन में ऑपोजिशन की क्षमता पर संदेह है? क्या ऑपोजिशन को देश के महामहिम राष्ट्रपति जी पर विश्वास नहीं है? पार्टी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग नारी को नारा बनाने का काम कर रहे हैं और नोएडा में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज वगैरह किया गया, तमाम वीडियो सामने आए, उसको लेकर के वो लोग कह रहे हैं आप नारी का सम्मान नहीं करते। समाजवादी पार्टी के नेता से संस्कार, समझ और संयम की मेरी अपेक्षा नहीं है। विषय और मुद्दा
उनके सामने जो सदन में है वो ये स्पष्ट रूप से क्या वो महिला आरक्षण को समर्थन देते हैं या नहीं। विषय और मुद्दा जो उनके समकक्ष सदन में है वो स्पष्ट है। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में वो चाहते हैं कि महिला आरक्षण स्थापित हो, कार्यान्वित हो। विषय उनके पास, मुद्दा उनके पास स्पष्ट है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि हम सबको सर्वसम्मति से इस विधेयकों को पास करना चाहिए। क्या वो इस समर्थन में है या नहीं, उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए। 33% आरक्षण को लागू करना, और वो तो इतने परखे हुए राजनेता हैं कि उनको भी पता है विषय क्या है। उनको शायद ये समझ नहीं आ रही कि विषय का विरोध कैसे करें। देखिए, बहुत आसान है पैतृक सीट से चुनाव लड़ना। मुझ जैसी औरत ने जो कामकाजी है किसी और के गढ़ में जाकर परचम गाड़ा है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। तो अगर इतना ही दमखम रखते हैं तो पैतृक सीट छोड़ के गोरखपुर से लड़के दिखाएं। तो आसान होता है कामकाजी महिला पर टिप्पणी करना, और वो जिन्होंने कभी खुद कोई नौकरी ना की। लेकिन आप, हम जैसे लोग जो मीडिया से मुखातिब हैं, काम करते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं। इसलिए नहीं कि सदन में सास बहू की बातें हो, सांसद जाकर वहाँ संसदीय कार्रवाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लेकिन ये भी मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश में उनका विपक्ष में रहना सुनिश्चित है, क्योंकि जो यूपी की राजनीति करता है उसको पता है गांव-गांव, पात-पात घूमते घूमते इतना वक्त बीत जाता है कि सीरियल देखने का एक गंभीर राजनेता के पास टाइम नहीं होता। पार्टी की सरकार ने 2 ऐसे संकल्प लिए जो धरातल पर फलीभूत हुए हैं। एक, देश में 900 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर्स हैं जो भारत के इतिहास में कभी नहीं बने। ये वो सेंटर्स हैं जिसमें वो महिला जो हिंसा से ग्रसित है, जिसको आश्रय की ज़रूरत है, उसे पुलिस की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, मुफ्त वकील का समर्थन और मेडिकल व्यवस्था और शॉर्ट स्टे होम, इसकी पूरी 100% जो बजटरी व्यवस्था भी है वो भी भारत सरकार ने की है। हमारे देश में कई महिलाओं ने ये बार बार गुहार लगाई कि त्वरित रूप से जुडिशल प्रक्रिया में उन्हें न्याय मिलना चाहिए। एनडीए की, बीजेपी नित एनडीए सरकार ने देश में 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हैं। अंतिम जो मैंने आंकड़ा देखा उसके अंतर्गत देश में 3,71,000 केसेस उस फास्ट ट्रैक प्रोसेस से पारित हुए और महिलाओं को न्याय मिला है। देश में 35 राज्यों में यूनियन टेरिटरी सहित हेल्पलाइन की व्यवस्था एनडीए की सरकार ने की है। और आपको याद होगा, आप सब तो मीडिया में इस विषय को कवर भी कर चुके हैं कि कैपिटल पनिशमेंट, बलात्कार के विषय में सजाए मौत, ये भी एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, जिसको लेजिस्लेटिवली हमने फलीभूत कर दिखाया देश की संसद में। तो जहां जहां व्यवस्था को सुदृढ़ करके नारी का संरक्षण करना है वो व्यवस्थाएं भारत सरकार ने दी है। संसदीय व्यवस्था के लिए भावना है समाज की। तिरुवल्लुवर के बारे में उन्होंने जो लिखा वो अनुसरण उसका देश के हर स्कूल का बच्चा करे, ये प्रयास मेरा अपना था शिक्षा मंत्री के नाते। तो भारत सरकार ने हर बार ये प्रयास किया है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश एक सूत्र में बना रहे। और आप ये प्रश्न मुझसे काशी में पूछ रहे हैं, जो काशी गवाही दे सकता है काशी तमिल संगम का। तो शायद स्टालिन जी को काशी में आके, काशी ने किस प्रकार से तमिलनाडु से हमारे भाई बहन जो आए काशी में दर्शन करने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं की, काशी के साधारण नागरिक ने, काशी के विद्वानों ने, वो आकर एक बार आप सबको परिचय दिलाना चाहिए। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया नेम।